ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। प्लीज़ क्वांटम नंबर का कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है और इसको क्लियर रखना, एकदम सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इतना मैंने आप सबको बता दिया था, तो सारी चीज़ें मैं वापस क्विक रिविजन बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में जाना था, मैं बहुत फास्ट जाने वाला हूँ, काफ़ी रैपिड, आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ, तो क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स हमारे लिए किस लिए काम आते हैं? टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, है ना। हमें उसका लोकेशन जानना है तो हम क्वांटम नंबर्स से उनका लोकेशन जान सकते हैं। उसके बाद कहाँ से है ये क्वांटम नंबर्स? ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर्स जनरेट हुए थे, दैट इज एन, एल और एम, है ना, प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक। चौथा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव फ्रॉम द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट इज, आपको ये ध्यान रखना है, फिर एक एक क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, वो हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। उसके बाद इसके अलावा और क्या बताता है? वो हमें उसकी साइज बताता है, साइज बता सकता है, शेल की साइज क्या है ना, शेल की साइज क्या है वो बता सकता है। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि अगर आपको एन की वैल्यू दी है, प्लीज ध्यान रखना हर एक के अलग अलग फॉर्मूलेज है। अगर आपको पता करना है कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? फॉर्मूला इज एन स्क्वायर। और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फॉर द इलेक्ट्रॉन द फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये भी फॉर अ शेल है। ठीक है, उसके बाद हम अजीमुथल क्वांटम नंबर्स पे आए थे, जिसका दूसरा नाम सब्सिडरी क्वांटम नंबर है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है बाय एल। वो क्या बताता है? हमें सबशेल के बारे में आइडिया देता है, एज वेल एज हमें शेप्स के बारे में आइडिया देता है। सारे शेप्स बता चुका हूँ। ठीक है, फिर एक चीज याद रखनी होती है कि एल की वैल्यू अगर ये है तो वो उस सबशेल को करस्पॉन्ड करेगा। जैसे एल की वैल्यू अगर 0 है तो इट करस्पॉन्ड्स टू एस सबशेल, 1 पी सबशेल, 2 डी सबशेल एंड एफ 3 एफ सबशेल, राइट। ये पता होना चाहिए, है ना। सबके अलग अलग शेप बताया था मैंने, एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल, है ना, और एस एफ इज कॉम्प्लेक्स और डिफ्यूज शेप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फॉर अ वैल्यू ऑफ एन, हाउ टू फाइंड एल, हाउ टू फाइंड एल, है ना। अगर हमें एल फाइंड करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन, तो फॉर्मूला इज 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, है ना, 0 to n minus 1 हमें एल के बारे में बताएगा, ये ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, अब वापस क्वेश्चन सुनो, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता? 2l+1, 2l+1, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर लिया l की वैल्यू 2, तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा, कितने आ गए? 5। और L2 किसको करस्पॉन्ड करता है? D को, और D में 5 ऑर्बिटल्स ही होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल्स ही होते हैं। तो अगर आपको ऑर्बिटल्स पता करने विद द हेल्प ऑफ सबशेल, तो फॉर्मूला इज दिस। और अगर आपको ऑर्बिटल पता करने विद द हेल्प ऑफ शेल, देन फॉर्मूला इज दिस। सिमिलरली अगर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फॉर अ वैल्यू ऑफ L, तो कुछ नहीं करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना हमेशा ऑर्बिटल्स के डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जब मैंने ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला लिखा था n स्क्वायर लिखा था, तो इलेक्ट्रॉन के लिए 2n स्क्वायर। तो अगर इसके लिए मैं पूछूं L के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना तो आप क्या करोगे? 2l+1, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा इन अ गिवन सबशेल, इन अ गिवन सबशेल, और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L। ठीक है, ये हो गया हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एज वेल एज स्पेस में उनका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब वो कौन से एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, प्लेनर है, एक्सियल है, ये सब बताने का काम किसका है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का, है ना। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, हाउ टू फाइंड M, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, हाउ टू फाइंड M, M इज इक्वल टू -L2 + L, -L2 + L। ठीक है, -L से लेके +L तक उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब हमने फाइंड किया तो S के लिए एक ही वैल्यू आई, P के लिए 3 वैल्यू आई, D के लिए 5 वैल्यू आई, और F के लिए 7 वैल्यू आई। तो उससे हमें ये पता चला S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं,
जिनके नाम है px, py, pz रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसे ही हमने d के लिए फाइंड किया तो 5 आया, और 5 जो है वो वापस उनको हम अगर एक्चुअली पता करें तो नंबर में 5 है बट टाइप्स में 2 ही है, दैट इज एक्सियल एंड प्लेनर। एक्सियल एंड प्लेनर, एक्सियल के अंदर एक्सिस के अलाउंग कितने हैं? 2। कौन से 2? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और प्लेनार 3 है, दैट इज पी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। एफ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एफ इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफ्यूज। बट अगर आपको ऑर्बिटल्स पूछे तो एफ के अंदर कितने होते हैं? 7। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। Lastly, that is spin quantum numbers, which is not derived from the Schrodinger wave equation, which is not derived from the Schrodinger wave equation. हमें क्या बताता है? वो spin के बारे में बताता है, whether the electron is moving in the clockwise direction or the electron is moving in anti-clockwise direction. It is denoted with the help of plus half and minus half. ठीक है? And vice versa. Plus half, if you are considering plus half as a clockwise direction, then the minus half will be anti-clockwise, and vice versa. Opposites में भी use. ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अब बताओ कोई डाउट है क्या? मैंने अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो। कोई डाउट है बताओ। मैंने पूरा एक साथ सारा बता दिया। आई होप इसमें से कोई लीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है सब कुछ। ओरिएंटेशन का मतलब वही कि एक्स डायरेक्शन, उसका ओरिएंटेशन मतलब यही कि कौन से एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, प्लेन में है, एक्सियल के अराउंड, एक्सिस के अराउंड है, दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन। उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। जैसे अभी आप घर में कहीं पे बैठे हो, तो अभी आपको फिलहाल तो नहीं पता होगा कि आप कौन से डायरेक्शन में बैठे हो, बट अगर आप कंपास को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से डायरेक्शन के अलोंग बैठे हो, दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन। उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? प्लीज रिप्लाई। अब यहाँ पर सिर्फ किसने बोला है कि समझ में आ गया? यहाँ पर मैसेज आया सिर्फ नंदनी का और रितेश, 2 लोगों ने बोला है कि उनको समझ में आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओके ओके, ठीक है, प्लीज रिप्लाई करो। जब मैं बोल रहा हूँ कि रिप्लाई, तो रिप्लाई करा करो। ठीक है, चलो ओके, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। मैंने आपको रीड करने के लिए बोला था, आपने रीड किया क्या? रीड किया? ये सब एक्स्ट्रा मिला क्या आप लोगों को कुछ? मैंने अभी हम रीड करने वाले वैसे तो। चलो एक क्वेश्चन करते पहले इसके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट रुको, इसका सोल्यूशन छुपा देता हूँ। हाँ देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स मेड, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स मेक द एन शेल। ठीक है, एन मीन्स क्या हो गया? के एल एम एन। हम ऐसे करते, मतलब ये लोग एन इज इक्वल्स टू 4 के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे एन बोला समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एन शेल? सबशेल्स, कितने सबशेल होंगे उसके अंदर? चलो बताओ इसका आंसर। पहला तो आपको हाउ मेनी ऑर्बिटल्स पूछा है, वो बताओ पहला आंसर कितना आएगा। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन द एन शेल? आंसर है, मैसेज करके बताना। अभी जस्ट मैंने उसके बारे में बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। तो जिनको फॉर्मूला आता होगा वो डायरेक्ट भी कर सकता है, जिनको फॉर्मूला नहीं आता वो कंसेप्ट भी लगा सकता है। मुझे आंसर चाहिए बट। परफेक्ट,
2 लोगों ने बता दिया आंसर। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n हम ऑर्बिटल्स कैसे पता करते हैं? नंदनी अच्छे से सोचो, यहाँ पे कुछ लोग राइट बोल रहे हैं। हाँ रितेश, आपने फॉर्मूला भी सही बताया। हाँ समझ गया मुझे। यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है। नंदिनी आपका आंसर रॉन्ग है, लेनरॉय आपका आंसर रॉन्ग है, बाकी लोगों ने सही आंसर दिया है। सोचो, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे कुछ लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, f थोड़ी पूछ रहे वो लोग। n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? फोर्थ, पहले तो ये पता करो कि फोर्थ के अंदर, देखो किसी कोई को तो डायरेक्ट भी कर लेंगे कि उनको पता चल गया कि n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 4 है, तो उनको तो यही पता है, मैंने अभी जस्ट सिखाया। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर, तो आंसर इज 16, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। आंसर इज 16, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, ठीक है। बट कुछ लोग यहाँ पर गलत इंटरप्रेट करते हैं, उनको लगता है n इज इक्वल टू 4 का मतलब f सब शेल है। वो लोग शेल के बारे में बोल रहे हैं और शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है वो पूछ रहे हैं। तो n इज इक्वल्स टू 4 है, मतलब उसके अंदर कितने सबशेल है, उसके अंदर कितने सबशेल है, चलो बताओ। अब सबशेल कितने होंगे ये बताओ पहले। इसीलिए ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, शेल पूछ रहे हैं, सबशेल पूछ रहे हैं, ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, सबका ध्यान रहना चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं, मैं वापस क्लियर मेंशन कर रहा हूं कि फोर्थ शेल है, उसके अंदर कितने सबशेल है वो बताओ, कितने सबशेल। 4, बराबर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 4 है ना। 4 सबशेल है। अब 4 सबशेल है तो दिमाग लगाओ कि 4 सबशेल है मतलब चारों के चारों सबशेल है। कौन से पी, सॉरी एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। अब एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। और एफ में 7। इन सबको ऐड करके देखो कितना आता है, इन सबको ऐड करके देखो कितना आता है। तो फिर है ना, इन सबको अगर ऐड करोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 16 आएगा ना। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ही। अरे एक बार दिमाग एक बार इतना समझ में आ जाएगा ना, कंसेप्ट आता है ना, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट क्या होता है ना, कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ दिस व्हाट इज द फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला ही पूछ लिया तो क्या करोगे? इसीलिए मैंने फॉर्मूला बताया, अदरवाइज फॉर्मूला की जरूरत है ही नहीं। वो जो मैंने फॉर्मूला बताया है 2l+1 है ना, n स्क्वायर, वो सब जरूरत ही नहीं है अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। तो आई होप आप लोगों को अपनी मिस्टेक समझ में आई हो। लैंड्रॉय और नंदनी इन दोनों ने रॉन्ग आंसर दिया था। आपको समझ में आया कि आपकी गलती कहाँ हुई है? तो मैं बोल रहा हूँ घाई बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर कुछ लोग को आने के बावजूद वो लोग गलती करते, मतलब बहुत घाई करते हैं, इसलिए भी रॉन्ग हो जाता है। तो प्लीज घाई मत करना इसमें, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना। उसमें अगर आप छोटी सी मिस्टेक करके आओगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो वो लोग क्या पूछ रहे हैं, वो लोग किसके बारे में इन्फॉर्मेशन, पहले तो ये देखो कि वो लोग इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहे हैं और किसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेल के बारे में दी थी और पूछा ऑर्बिटल के बारे में। तो ध्यान से देखो, शेल के बारे में दिया है, सब शेल के बारे में दिया है, ऑर्बिटल के बारे में दिया है, और क्या पूछा है। घाई करोगे रॉन्ग पक्का करोगे। अब उसका अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इजी, कितने सबशेल्स है? 4 है ना। सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, दैट इज सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। वही सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो अभी आपके सामने, तो पहला तो आंसर 16 है, उन्होंने यहाँ पर एन स्क्वायर करके किया 16। फिर उन्होंने सबशेल वाइज इन्फॉर्मेशन दी है। सबशेल वाइज भाई एल इक्वल टू 0 1 2 3 है ना। तो एस पी डी एफ सबके सब सबशेल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन 1 3 5 7,
वो उन्होंने फॉर्मूला यूज करके निकाला है, ठीक है ना, 2l+1 वाला फॉर्मूला यूज किया। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? तो इस पूरे चैप्टर में मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, पढ़ाने में भी मजा आता है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है मेरे साइड से कि स्टूडेंट को भी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और एग्जाम में भी आता है, इसलिए तो फायदा है ये। क्योंकि इस चैप्टर में बाकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है कि अरे ये है वो है, क्योंकि सारी चीजें एक्चुअली हाइपोथेटिकल है, हमने तो कभी देखी नहीं है ना, कि ऐसा होता हुआ भी कभी कुछ देखा नहीं है, तो हमको एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते इसमें। हाँ, सिर्फ हम बता सकते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बोला है तो ऐसा होता है, बस आपको उस पर समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है, मानना पड़ेगा। ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिवली, है तो ये भी हाइपोथेटिकल बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ओके, आप ये पूरा टेबल देख सकते हो, इसमें देखो सबसे पहले के लिया है, तो के में एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये पूरा टेबल है, मैं भी ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ वैसे, बट आप मेरे हिसाब से ये टेबल आपको समझ में आ जाएगा एकदम इजीली। मुझे इतना बताओ, ये टेबल किसी को नहीं समझ में आया ऐसा है क्या? ऊपर ऊपर से देख लो, वही बताया है, इसमें सारी चीजें बताई है कि n=1 है तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल कितने होंगे, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, और उनकी वैल्यूज क्या होगा, n=2 है तो क्या होगा, n=3 है तो क्या होगा, n=4 है तो क्या होगा। देखो ये टेबल, इस टेबल में किसी को कोई डाउट है क्या? वैसे मैंने पढ़ने बोला था, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो वापस इसको देखना जरूर, बहुत ही सिंपल है ये टेबल। तो इस हिसाब से आपके, इसी तरह से आपके सब शेल्स होते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5f, सॉरी 4f, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, 1 है तो उसमें एक ही होगा तो 1s, 2 है तो उसके पास दो सबशेल होंगे 2s 2p, 3 है तो उसके पास तीन होंगे 3s 3p 3d, 4 है तो उसके पास चारों होंगे 4s 4p 4d 4f। क्लियर है ना आप लोगों को ये? ठीक है, चलो। इसके अलावा इन्होंने शेप्स भी बताया, तो आप नीचे देख सकते हो, देखो शेप्स दिखाया उन्होंने। 1s का शेप स्फेरिकल होगा, 2s भी स्फेरिकल होगा, बट क्या दिखाया उन्होंने कि 1s जो है वो छोटा है, 2s बड़ा है। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? सब लोग को भेजता हूँ ये क्वेश्चन। हाँ, अब आपने सौरभ ये क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी 4p ऑर्बिटल एग्जिस्ट। 4p ऑर्बिटल तीन, 4px 4py 4pz, क्योंकि ऑर्बिटल बोला है, इसका आंसर यही आएगा ना। हाउ मेनी 4p ऑर्बिटल एग्जिस्ट, तो p में तो तीन ही ऑर्बिटल होते हैं, उसके आगे 4 लिखना पड़ेगा, तो 4px 4py 4pz। सबको इसका आंसर आई होप समझ में आ गया होगा, 4px 4py एंड 4pz, ठीक है ना। चलो, तो ये भी हो गया। अब एक मिनट, और क्या क्या ऊपर ऊपर से बना, देखो यहाँ पे भी शेप्स वही दिए है ना, शेप्स दिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। देखो शेप्स कैसे हैं, इन्होंने फालतू में ना 3 एक्सिस बना के आपको कंफ्यूज किया है। आपको एग्जाम में 3 एक्सिस कभी ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है, आपको 2 ही एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप डी देख सकते हो, डी के टोटल 5 ओरिएंटेशन है ना, जिसमें से ऊपर 3 जो बनाया उन्होंने वो कौन से है, वो प्लेनर है, और नीचे जो 2 बनाया वो कौन से है, एक्सियल है, एक्सियल है, ठीक है। एफ बताया ही नहीं, क्यों बताएंगे एफ, क्योंकि एफ हमारे सिलेबस में क्या है, वो तो जेई एडवांस के सिलेबस में भी कुछ हद तक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसका शेप नहीं है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हमारे लेवल से बाहर है, इस लेवल पे नहीं बताया जाता। चलो एक बार वापस पूरा पढ़ लेते हैं, अब यहाँ से हम पूरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
डी सबशेल में 5 ऑर्बिट कैसे होते हैं, तो बताया ना मैंने, वापस, चलो ठीक है वापस बताता हूँ। डी सबशेल जो होता है, आप बोल रहे हो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एकदम सिंपल है। डी जो होता है उसका एल की वैल्यू होती है, डी जो होता है उसके एल की वैल्यू क्या होती है 3। ऑर्बिटल से किससे पता चलता है, एम से, एम की वैल्यू क्या होगी -3 टू +3, सॉरी सॉरी, जो डी होता है उसके लिए एल की वैल्यू होती है 2, डी जो होता है उसके लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो एम की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम -2 टू +2, -2 टू +2, तो -2 से लेके +2 तक कितने वैल्यूज होते हैं 5, तो ऑब्वियसली 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ऑब्वियसली 5 ऑर्बिटल्स होंगे। ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेनेशन सौरभ। ठीक है, चलो अभी डाउट बहुत, अभी ज़्यादा डाउट्स नहीं, बाद में देखेंगे डाउट्स अगर रहेगा तो कुछ और डाउट सेशन यहाँ कुछ अरेंज करके फिलहाल आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। आई थिंक मोर देन इनफ है, काफ़ी बता दिया मैंने इसके बारे में। चलो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। ये मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ोगे, ठीक है, मैं बोल के नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। तो जो भी मुझे ऐसा लगा कि बताना है मैं बता दूंगा, तो आप भी रीड कर रहे हो, मैं भी रीड कर रहा हूँ, ठीक है चलो। लैंड्रो क्वेश्चन थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं जितना हमने पढ़ा है, उसके बाद डेफिनेटली हम क्वेश्चन ले लेंगे वो वाला, ताकि हमारा ये एक बार देख के हो जाए कि इसमें क्या लिखा है, कुछ मिस नहीं हुआ हो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली हम क्वेश्चन, आप भेज दो क्वेश्चन, बाद में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भेज दो भले, बट प्लीज रीड करो, बुक रीड करना बहुत। देखो सबसे वाली लाइन में क्या लिखा है कि जब उन्होंने वेव फंक्शन का इक्वेशन सॉल्व किया तो उन्हें बहुत सारे वेव फंक्शंस मिले। वेव फंक्शन वाला जो इक्वेशन है, वेव फंक्शन वाला कौन सा इक्वेशन है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, उसी के अंदर साई था। तो जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब उन्होंने वो इक्वेशन सॉल्व किए तो उन्हें बहुत सारे वेव फंक्शंस मिले, तो उससे ये पता चला कि बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है लेंड्रॉय, बट ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए काम आएगा मेरे, ठीक है, ये मैं सबको भेजूंगा, बट नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैं एनर्जी का टॉपिक समझाता हूँ तब ये क्वेश्चन करेंगे। ओके देखो अभी फिर लिखा है वेरियस ऑर्बिटल्स इन एन एटम डिफर इन साइज, शेप, ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जो हमें वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है। Each orbital is designated by the 3 quantum numbers labeled as n, l, m, l, and each electron being signified with 4 quantum numbers, ठीक है। हर ऑर्बिटल को आपको बताना है, अगर ऑर्बिटल्स के बारे में बताना है तो आपको 3 क्वांटम नंबर्स बताना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया ऑर्बिटल्स के लिए हमेशा 3 ही क्वांटम नंबर्स होने वाले हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल जो होता है, कोई भी ऑर्बिटल वो 3 क्वांटम नंबर से ही डिफाइन होता है, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रिसाइजली हर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 क्वांटम नंबर्स यूज होंगे। तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स हमेशा 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैंने आपको वैल्यू दे दिया n इज इक्वल्स टू 3, l इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू कुछ भी ले लो, 0 ले लो, तो यहाँ से आप ऑर्बिटल बता सकते हो कौन सा ऑर्बिटल है, 3d, 0 है तो z स्क्वायर, ठीक है, 3d z स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिटल, ये मैं पूरा ऑर्बिटल मैंने बता दिया, ठीक है। याद रखना जीरो जो होता है ना, प्रिसाइजली जीरो, एक तो पी जेड के लिए होता है और एक डी वाले के अंदर डी जेड स्क्वायर के लिए होता है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो ध्यान रखो, तो ऑर्बिटल हमेशा हम 3 क्वांटम नंबर से बता सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइजली बताना तो 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ो।
अब यहाँ पर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका मतलब अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट, ये इतना क्या लिखा है, इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n. In case of multi-electron atoms, the energy of orbital depends on the two quantum numbers, that is n plus l, or n and l as well. ठीक है, पहली बात तो इन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वही सब चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताई कि वो क्या बताता है, हमें शेल के बारे में बताता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो वो सेम शेल में रहने वाला है, मतलब वो दोनों सेम शेल के हैं। ऑब्वियसली जिनके क्वांटम नंबर्स, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा उसका मतलब है वो दोनों सेम शेल के ही है। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या बताता है हमें, साइज के बारे में। मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी साइज बढ़ती है, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। एनर्जी का बढ़ना मतलब होता है लेस नेगेटिव होना। मतलब अगर इनिशियल ऑर्बिटल की बात करो तो समझो हाइपोथेटिकल -5, तो जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे -3, -2, -1.5 ऐसा होते जाएगा। तो ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन सी है, ये सबसे कम एनर्जी कौन सी है, ये सिंपल मैथ्स रूल। मैथ्स में बोलते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन, -1.5 की 5, ऑब्वियसली 1.5 बड़ा है ना मैथ्स में, तो वैसे ही याद रखना है। तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइज बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाएगी, एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टेटमेंट लिखा है तो ये वाला, तो काफी अच्छा स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन लाइक अगर कोई भी एटम हुआ, कोई भी एटम अगर हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन जैसा है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी जो है वो एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है। ये स्टेटमेंट आगे काम आने वाला है। जस्ट एक बार मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको यही समझाने वाला हूँ एनर्जी के बारे में, तब ये स्टेटमेंट काम आएगा। के लिए अभी के लिए सिर्फ याद रखो कैसा होता है, ठीक है, आगे काम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स। इतना पढ़ो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी, अजीमुथल वाला। अरे यार ये नीचे टच हो गया, ये चेंज हो जाएगा, एक मिनट। हाँ चलो जल्दी पढ़ो इसको। मेरे हिसाब से तो मैंने इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। अब आप ग्रीन सिग्नल दो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। रोहन, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या, रोहन, कि पहले से हो? ओके, तो मेरा लेक्चर पहला अटेंड कर रहे हो? किया है इसके पहले? आपको समझ में आ रहा है सब? ठीक है, जल्दी बताओ, इतनी देर में पढ़ लिया होगा यार आप लोगों ने। प्लीज, मैं अगर पढ़ने बोल रहा हूँ तो पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि
सर रुक गए, चलो टाइम पास करते हैं। इतनी देर में तो पढ़ ही लिया होगा ये पैराग्राफ। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। दो लोगों ने बोला है। ठीक है, चलो तो इसमें कुछ खास लिखा नहीं है, वही सब